नमस्कार। आरजे रोहिका शर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है कलकत्ते में एक रात, जिसके लेखक हैं आचार्य चतुर सेन शास्त्री जी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कलकत्ता जाने का मेरा पहला ही मौका था। मैं संध्या समय वहां पहुंचा और हरिसन रोड पर एक होटल में ठहर गया। होटल में जो कमरा मेरे लिए ठीक किया गया, उसमें सब सामान ठिकाने लगा। थोड़ी देर में सुस्ताया, फिर स्नान किया, चाय पी, कपड़े बदलकर एक नजर शहर को देखने निकला। बरसात के दिन थे। अभी कुछ देर पहले पानी पड़ चुका था। ठंडी हवा के झोंके मन को हरा कर रहे थे। चलने को तैयार होकर मैं कुछ क्षण तक होटल के बरामदे में खड़ा होकर बाजार की भीड़ चाल, चहल पहल देखने लगा। गगनचुंबी अट्टिलिकाएं, प्रशस्त सड़कें, उन पर पागल की भांति धुन बांधकर आते जाते मनुष्यों की भीड़, मोटर जो पौ पौ पौ, ट्रॉम 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 ट्रॉम, ट्रॉम गाड़ी, ये सब देखकर मेरा दिल घबराने लगा। मैं सोचने लगा, आखिर यह मन में कैसे शांति उत्पन्न हो सकती है। यहां तो बहुत ज्यादा शोर है, मुझे कहीं और जाना चाहिए था। लेकिन अंधेरा हो गया था, परंतु बाजार बिजली से जगमगा रहा था। कहना चाहिए बाजार की शोभा दिन की अपेक्षा रात को ही अधिक प्रतीत होती है। जो दुकानें अभी दिन के प्रकाश में सुस्त और अंधकारपूर्ण थी, इस समय वो जगमगा रही थी। ग्राहकों की भीड़ भाग क्या कहने, वाह, किसी को पलक मारने की फुर्सत ना थी। कुछ देर बाजार की यह बहार देखकर मैंने नीचे उतरा। होटल के नीचे ही एक पान वाले की बड़ी शानदार दुकान थी। भैया, 5 रुपए में पान मिलेगा भैया, खाइए तो मजा आ जाए। दुकान छोटी थी, पर बिजली के 3 प्रकाश से जगमगा रही थी। सोने की बोतलें, सिगरेट, पान सजे धरे थे। सोने के वर्ग लगी गिलौरियां चांदी की तश्तरी में रखी थी। मैं दुकान पर जा खड़ा हुआ। एक चवन्नी थाल में फेंककर 2 बीड़ा पान लगाने को कहा। भाई साहब, 2 पान लगा दीजिए। दुकानदार पान बनाने लगा। क्या करूं, लगाना ही पड़ेगा। और कहाँ से आए हो अरे भाई? मैंने उन सब की बातों इग्नोर करके अपने सामने लगे कद आईदम आने में अपने आप को देखने लगा। पान और रेजदारी उसने मेरे हाथ में दिए। मैंने पान खाए। वाह! और एक दृष्टि हथेली पर धरे हुए पैसों पर डालकर उन्हें जेब में डालने का उपक्रम करता हुआ जैसे ही मैं दुकान से घूमा कि एक गौरव वर्ण सुंदर कोमल हाथ मेरे आगे फैल गया। मैं चलते चलते ठिठक कर ठहर गया। मैंने पहले उस हाथ को, फिर उस सुंदरी नवोढ़ा को ऊपर से नीचे तक देखा। वह सिर से पैर तक एक सफेद चादर लपेटे हुई थी। चादर कुछ मैली जरूर थी, परंतु भिखारियों जैसी नहीं। उसने अपना मुख भी चादर में छिपा रखा था। केवल उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थी। आंखें खूब चमकीली और काली थी। उनके ऊपर खूब पतली कोमल भौहें और उनके ऊपर चांदी के समान उज्जवल साफ चिकना ललाट, चिकने और घुंघराले बालों की एकाध लट उस पर खेल रही थी। यद्यपि एक प्रकार के भद्दे ढंग से अपने शरीर को उस साधारण चादर में लपेट रखा था, परंतु उसमें से उसकी सुडौल देह यष्टि और उत्फुल्ल यौवन फूट पड़ता था। उसके मुख के शेष भाग को देखने का उपाय न था, परंतु उस पर दृष्टि डालते ही उसे देखने की प्यास आंखों में पैदा हो जाती थी। मैं यह सोचता था कि कैसे इसे देख पाऊं, कैसे थोड़ी सी चादर हट जाए, कैसे हवा चले और इस चादर को उड़ा ले जाए। और मैंने क्षण भर में ही उसे देख लिया। उसने मुझसे कुछ कहा नहीं। वह एक हाथ से अपनी चादर को शरीर से ठीक ठीक लपेटे
दूसरे हाथ मेरे आगे पसार कर खड़ी रही। उसकी दृष्टि में भीख की याचना थी और एक गहरी करुणा भी। वह मानो कोई भेद छिपाए खड़ी थी। मैं एकाएक पागल सा हो गया, कुछ कह न सका। मैंने हाथ के कुल पैसे उसे दे दिए। पैसे पाकर उसने उन्हें बिना देखे ही मुट्ठी में भर लिया। फिर उसने एक विचित्र दृष्टि से मेरी ओर देखा। फिर धीरे धीरे वहां से खिसक कर सड़क के दूसरे छोर पर एक खंभे के सहारे खड़ी हो गई और मेरी ओर देखने लगी। मुझे मालूम हुआ वह मुझसे कुछ कहना चाहती है। मेरे मन में कुछ विचित्र गुदगुदी सी पैदा होने लगी। बड़े नगर के विचित्र जीवन का मुझे कुछ ज्ञान न था। मैं देहात के शांत वातावरण में रहने वाला आदमी, परंतु वह स्त्री वहीं खड़ी मेरी तरफ देखती ही रही। अब थोड़ी सी मुझे झिझक सी होने लगी, क्योंकि वह जहां खड़ी थी वहां काफी अंधेरा था। कुछ देर खड़ा मैं उसे देखता ही रहा, टकटकी लगाकर, टक टक टक। अब मैं अपने मन में सोचता रहा, मुझे उसके निकट जाना चाहिए या नहीं। मैं क्या करूं? मैं यही सोचने लगा। अंत में मैं साहस करके उसके पास गया। मुझे निकट आया देख उसने अपने मुख से चादर का प्रावरण हटा लिया और बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ अभिप्राय पूर्ण दृष्टि से देखने लगी, जैसे अजगर अपनी प्रथम दृष्टि से अपने शिकार को स्तंभित कर देता है, उसी प्रकार मैं भी स्तंभित सा हो गया। उस अंधकार में भी उसके मुख चंद्र की आभा फूट कर निकली थी। उसने मृदु कोमल स्वर में कहा, आहा, आप डरते तो नहीं? प्रश्न सुनकर मैं अचकचा गया। मैंने कहा, नहीं, कहो क्या बात है? मेरे साथ आइए, मैं इसी ट्रॉम पर सवार होती हूँ। आप भी इस पर चढ़ जाइए। मुझसे दूर बैठिएगा, जहाँ मैं उतरूँ आप भी उधर उतर जाइए। वह बिना मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए ही सामने जाती हुई ट्रॉम पर चढ़ गई और मैं विकारग्रस्त रोगी की तरह बिना कुछ सोचे विचारे कूद कर ट्रॉम पर चढ़ गया। बाजारों, चौराहों और पार्कों को पार करती हुई ट्रॉम चली जा रही थी। वह रहस्यमयी स्त्री एक खिड़की के बाहर मुंह निकाले बैठी थी। उसके अंग का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता था। मेरा दिल घबराने लगा। मैंने कई बार ट्रॉम से उतरने की इच्छा की। उतर जाऊं तो? अगर मुझे ये मेरी जान ले ले तो? पर शरीर कीलों से जड़ देगा हो। मैं उठ ही नहीं सकता था। अब उजाड़ सा मोहल्ला आ रहा था। शायद कोई मैदान था। बाजार पीछे छूट गए। दूर दूर बिजली की बत्तियां टिमटिमा रही थी। ट्रॉम कड़कती जा रही थी। रात अंधेरी थी और बिजली के खंभों के चारों ओर अंधकार कुछ अद्भुत सा लग रहा था। सड़कें सुनसान थी। बहुत कम आदमी सड़कों पर आते जाते दिखते थे। अब मैं ऊब उठा। मेरे मन में कुछ संदेह हो रहे थे। बड़े शहरों में बहुत सी ठगी होती है, यह सुना था। इससे मन बहुत चंचल हो रहा था। जो ही ट्रॉम ठहरी, मैं ऊपर से कूद गया। साथ ही वह स्त्री भी उतरी। मैं एक और चलने को उद्यत हुआ ही था कि उसने बारीक और कोमल स्वर में कहा, उधर नहीं, इधर आइए। मैंने रुक कर देखा। उसने पास आकर वही जादू भरी आंखों से मेरी आंखों में आंखें डाली और कहा, तुमने कहा था मैं डरता नहीं। हाँ, मैं डरता तो नहीं। तब आगे पीछे क्या सोच रहे थे? भागने की जुगत में हो?
मैं जानना चाहता था तुम क्या चाहती हो। क्या आप यहाँ खड़े खड़े मेरा मतलब जानना चाहते हैं? अनजाने में कहीं नहीं जाना चाहता। अच्छा, तब यहाँ तक क्यों आ गए? वो सब छोड़ो, तुम कौन हो? एक दुखिया स्त्री। कहाँ रहती हो? निकट ही। वह क्या मकान दिखाई दे रहा है? उसके सामने एक साधारण घर की ओर संकेत करके बताती है। वहाँ पर कौन है? मेरा पति है। वह कोई काम क्यों नहीं करता? तुम्हें भीख मांगकर उसे खिलाना पड़ता है क्या? पाप तो सब बातें यहीं खत्म कर देना चाहते हैं। मैं तुम्हारे घर नहीं जाना चाहता। तुम्हें यदि कुछ सहायता चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। आप चले जाइए, मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए। उसने हंसकर कहा और फिर ऐंठ कर चल दी। वह अद्भुत अज्ञात सुंदरी बाला मुझ अपरिचित से सुनसान रात्रि में ऐसी नोकझोंक से बातें करके चल दी। मुझे ऐसा लगा कि वह किसी रस्सी से बांधकर मुझे खींचे लिए जा रही है। अरे ठहरो, मुझसे नाराज क्यों होती हो? वह खड़ी हो गई। मैंने पास जाकर कहा, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? साफ साफ क्यों नहीं कहती हो? उसने क्षण भर चमकीली आंखों से मेरी तरफ देखा, मुख पर से चादर का आवरण हटाया। उस अंधकार में भी मैं उस मोहक लावण्य को देख देख कर विचलित हो गया। उसने कहा, एक औरत से डरते हो? डरता तो नहीं हूं। तब चले आए। वह बिना मेरा मत जाने ही चल दी। मैं मंत्रमुग्ध होकर वो पागलों की भांति उसके पीछे चल दिया। सड़क की गलियों में और गली में से एक बहुत ही सकरी गली में वह घुसती ही चले गई। अंत में एक मकान के द्वार पर जाकर उसने कुछ संकेत किया। एक बूढ़े आदमी ने आकर द्वार खोल दिया। वह मेरी तरफ भीतर आने का संकेत कर गई। मैं भी धड़कते हृदय के भीतर घुसकर पीछे पीछे चल दिया। दिल में थक 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 की गति हो रही थी। मेरे भीतर आने पर बूढ़ा द्वार अच्छी तरह बंद करके हमारे पीछे पीछे आने लगा। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर उसने बूढ़े से कहा, बापू को तुम ऊपर ले जाओ और बिठाओ, मैं अभी आती हूं। यह कहकर वो तेजी से आगे बढ़ गई। मैं वहीं खड़ा उस बूढ़े का मुंह देखने लगा। उस स्थान पर बहुत अंधकार न था, फिर भी बूढ़े का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कुछ अदब से झुककर कहा, चलिए, और वह आगे आगे चल दिया। मैं उसके पीछे चढ़ता ही गया। चौथी मंजिल पर एक खुली छत थी। उस पर एक अच्छा खासा कमरा था। कमरा बंद था। बूढ़े ने अपनी जेब से चाबी निकालकर उसे खोला। स्विच दबाकर ज्वलंत रोशनी करके मुझे भीतर आने का इशारा किया। आ जाइए। भीतर कदम रखते ही मैं दंग रह गया। वह कमरा ऐसे अमीरी ठास से सजा हुआ था कि क्या कहूं। दीवारों पर खूब बढ़िया तस्वीरें लगी थी। एक और पीतल के काम का कीमती छड़ पकड़ पड़ा था। फर्श पर आधे में ईरानी कालीन बिछा था, शेष आधे में बालिश्त भर मोटा गद्दा जिस पर स्वच्छ चांदनी बिछी थी। 10-12 छोटे बड़े तकिए उसमें सजे थे। फर्नीचर बहुत नसाफत से सजाया गया। कहीं वाद्य यंत्र, कहीं ग्रामोफोन के कैबिनेट। ये सब देखकर मेरी आंखें चौंधी आ गई। एक भिक्षुक स्त्री का यह ठाट, उसका मुझे फंसा कर लाने का क्या अभिप्राय है? वो भिक्षुक ही तो नहीं है, निसंदेह कोई मायाविनी है। उसके सौंदर्य को तो मैं प्रथम ही भाग चुका हूं। अब उसके धन वैभव का यह रंग ढंग दिखलाई दे रहा है।
मैं महामूर्ख की भांति हक्का बक्का होकर कमरे की हर एक चीज को देख रहा था। बीच बीच में घबरा उठता था एक बड़ी कि कहीं ट्रे कोई में आफत न सर पर आए। नाश्ते का सामान लेकर आया। उसमें अनेक बंगाली अंग्रेजी मिठाइयां, नमकीन, चाय, फल, मेवा और ना जाने क्या क्या चीजें थी। सब कुछ बहुत बढ़िया था। राजाओं को भी ऐसा नाश्ता शायद ही नसीब होता हो। बूढ़े ने नाश्ता सामने रखकर कहा, मालकिन अभी तशरीफ ला रही हैं, तब तक आप थोड़ा जल खा लीजिए। मेरा मन क्या जल खाने में था। मैंने अचका कर कहा, तुम्हारी मालकिन कौन है, कहाँ है? जो लाई थी वही है क्या? सरकार, आप कुछ नहीं जानते, सब कुछ आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। फिर वह चला गया। मैं उठकर टहलने लगा। जलपान नहीं किया, अगर इसमें जहर मिला हो तो? कोई धोखे की बात तो है। मैं उस आफत से भागने की जुगत लड़ाने लगा, लेकिन रह रहकर मेरे पैर जकड़ जाते थे। मैं भी सोच ही रहा था कि एक परम सुंदरी युवती ने कमरे में कदम रखा। बहुमूल्य साड़ी पहनी थी, जिसके जिस्म पर सोफियाने और नाजुक रत्न जटित गहने थे। वो मुस्कुराती आई और मेरे पास मसनद पर बैठ गई। उसके रूप की दोपहरी मुझसे सही ना गई। मेरी आंखें चौंधियाने लगी। वह रूप और यौवन, ऐश्वर्य और मादकता, मेरे होश उड़ गए। उसने वीणा विदित स्वर में कहा, आपको बहुत देर इंतजार करना पड़ा। आप शायद नाराज हो गए। क्यों? वो तो हंस दी, पर मैं ना हंस सका। मेरे मन में उसे देख वासना तो उद्दीप्त हो गई, पर मैं बुरी तरह घबरा रहा था। इस माया जाल के भीतर क्या है, मैं जानने को छटपटा रहा था। वह और मेरे निकट खिसक आई। उसने उसी भांति हंसकर कहा, आपने नाश्ता भी नहीं किया और अब बोलते भी नहीं, इसका सबब? उसने तीखे कटाक्ष पर वार किया। मैंने देखा और समझा, परंतु इसका क्या कारण हो सकता है? यह अद्भुत स्त्री इस प्रकार भिखारिणी बनकर लोगों को फंसा कर लाती है। मैंने उससे पूछा, वहां आप ही थी? कहाँ? बाजार में और मेरे साथ भी। वाह, वहां मैं क्यों होने लगी? वह हंस दी। उसकी प्रगल्भता बढ़ रही थी और अधिकाधिक मेरे निकट आ रही थी। उसके निकट पाकर स्निग्ध स्वर में कहा, आप शायद मेरी दासी की बात कर रहे हैं। यदि आप आपकी दासी थी तो वो आपकी दासी थी तो क्या आप कृपा करके मुझे ये भेद खोलेंगे कि आप किस प्रकार ऐसे जाल में फांस फांस कर लोगों को घर में बुलाती हैं? हाँ। मेरी बात सुनकर वो एकदम उदास हो गई। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, यदि आपको कुछ ज्यादा कष्ट हुआ है तो आप जा सकते हैं। मैंने तो आपको एक धर्मात्मा आदि समझकर इस आशा से कष्ट दिया था कि एक दुखिया अबला का कष्ट आप दूर करेंगे, परंतु मर्द सब जैसे ही है वैसे ही आप भी हैं। मैं सिसकियां लेने लगा। बहुत लज्जित हुआ। वास्तव में मैंने बहुत रूखी बात कह दी। आपको इतना क्या दुख है, मुझसे कहिए, मैं तो शक्ति भर दूं उसमें और उपाय करूंगा। इस पर मुझे कैसे विश्वास हो? उसने आंसुओं से भीगी हुई पलकों की ओर मेरी ओर उठाकर देखा और कहा, अब इस दृष्टि में मैं विचलित हो गया। मैंने कहा, यद्यपि मेरी आदत नहीं, पर फिर भी मैं कसम खाने को तैयार हूं। उसके होठों पर मधुर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, अब मुझे विश्वास हो गया है। इतने में ही वह बूढ़ा एक ट्रे में शराब की एक बोतल, गिलास और कुछ नमकीन ले आया। शराब से यद्यपि मुझे प्रदेश न था, परंतु उस समय मैंने शराब पीने से साफ इनकार कर दिया। इस पर उसने बड़े तपाक से कहा, बस तो इसी पर आप कसम खा रहे थे? आपने अगर पहले कभी नहीं पी है तो मैं जिद नहीं करती, किंतु यदि आप पीते हैं तो शौक कीजिए। गरीबों की आखिर कुछ चीजें तो मंजूर फरमाइए।
उसने इस अंदाज से कहा कि और बोतल से शराब उड़ेलकर मेरे मुंह में लगा दी और मैं कुछ न कह सका। गले में शराब से सिंचन पाकर मैंने मन में उत्तेजना का अनुभव किया और मैं अपनी परिस्थिति को भूल गया। धीरे जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने को अपने होटल के कमरे में पलंग पर पाया। धीरे धीरे मैंने आंखें खोली। प्रातः काल की धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। मेरा सर चकरा रहा था, शरीर में बड़ा दर्द था। कई मिनट तक मैं बिना हिले डुले पड़ा रहा, जैसे शरीर का सत निकल गया हो। धीरे धीरे मुझे रात की सब घटना याद हो रही थी। मैं हड़बड़ा कर उठा। पहले मुझे ये मालूम हुआ कि मैं होटल में हूं। पीछे मैंने अपने कमरे को पहचाना। ये इस बातें स्वप्न के समान आंखों में घूमने लगी। सर अब भी दर्द से फटा जा रहा था। मैं उठकर बैठ गया, दोनों हाथों से सर को दबाकर बैठ गया। मैं यहां कैसे आया? रात क्या मैं वहां नहीं गया था? नहीं, मैं तो सचमुच गया था। मैंने देखा मेरे शरीर पर वही कपड़े थे जो मैंने शाम को घूमने जाने के लिए पहने थे। एकाएक मैंने देखा मेरे हाथ की हीरे की अंगूठी गायब है, घड़ी की चेन भी नदारद है, जेब का मनी बैग भी नहीं है। यह देखकर मैं बिल्कुल बौखला गया। मैंने घंटी बजाई। नौकर ने आकर बताया कि आप बहुत रात गए थे, आपने ज्यादा शराब पी ली थी, इससे बहदवास हो गए थे। आपके जिन मित्र ने आपको यहाँ दावत थी, उनके 2 नौकर आपको यहाँ गाड़ी पर पहुंचा गए। मैंने जल्दी जल्दी कोट बदन पर डाला और दड़दड़ाता हुआ पुलिस ऑफिसर के पास गया। सब घटना में मैंने रिपोर्ट लिखवाई। मेरा वर्णन सुनकर इंस्पेक्टर मुस्कुराने लगे और वो तुरंत 2 कांस्टेबल को साथ लेकर मेरे साथ चल दिए। अब मैं अचानक अनायास ही ठिकाने पर जा पहुंचा, जिस घर में जाकर मैं बेवकूफ बना था। इस समय उसके दरवाजे पर ताला पड़ा था और उस पर टू लेट का साइन बोर्ड था। पूछने पर पड़ोस के एक सम्राट बंगाली महाशय ने आकर कहा कि यह मकान उन्हीं का है और किराए को खाली है और कई महीनों से इसमें कोई नहीं रहता। जब मैंने उनसे रात की घटना का जिक्र किया तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे बाबू, आपका दिमाग फिर गया है, आप किसी दूसरे मकान में आए होंगे। वो हाथ का नारियल पीते हुए भीतर चले गए। हम लोगों को कोई सुराग नहीं मिला तो हम भी वापस आ गए। लगभग 2500 के नोट और जवाहरात के अलावा मेरे बहुत कीमती कागजात भी गायब हो गए। वे सब उसी दिन मुझे अदालत में पेश करने थे। उसी काम से मैं कलकत्ता गया था। मुझे कोर्ट में देखकर आश्चर्य हुआ कि उनमें से कुछ जरूरी कागजात प्रतिपक्षी वकील की फाइल में हैं और उनसे मेरे विरुद्ध सबूत जुटाया जा रहा है। कहना ना होगा, वह 40,000 का मुकदमा मैं उन कागजों को गवाकर उसी तारीख को हार बैठा। उसी दिन मैंने कलकत्ता त्यागा। घर आकर बहुत कोशिश उस भेद को खोलने की पर शौक कुछ पता न चला। इस प्रकार कलकत्ते की वह रात मेरे जीवन की एक काल रात बन गई। और इसी तरह यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।